इस अनसॉल्व पेपर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक पूरा कर लिया था, हमें 17 से करना था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं पहले क्वेश्चन में, मतलब 17वें नंबर पे इस वीडियो के पहले क्वेश्चन में। ठीक, पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना प्रथम संख्या कितनी है, x। प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का योग x है। अगर एक संख्या दोनों संख्याओं का योग 27 है। अगर एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, द्वितीय संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स। अगर आपके दो भाई हैं, आपके पापा ने आपको दोनों भाइयों को 10 रुपये दिया है, बड़े भाई को 6 रुपये लेना है और छोटे भाई को कितने रुपये मिलेगा, 10 में से 6 घटा दोगे तो 4 रुपये मिलेगा। वही है, दोनों संख्या का योग 27 है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला है कि इनका जो गुणनफल है, ठीक है, संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। तो वो दोनों संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि इन दोनों को अगर गुणा करोगे, x और 27 माइनस एक्स को गुणा करोगे तो 182 मिलना चाहिए। गुणा कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 27x माइनस के एक्स स्क्वायर 182। ये उठा के उस तरफ लाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का छोड़ते हैं, माइनस का इस तरफ आके प्लस, ये प्लस की तरह के माइनस, और ये प्लस का ऐसे ही, इस तरफ कुछ बचा ही नहीं तो ज़ीरो। ठीक है, अब आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है, इधर आके हल कर रहे हैं। देखो, इसका गुणांक 1 है और 182 है। 182 गुणा 1 182 होता है। आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको गुणा करे तो 182 आता हो और जोड़े तो 27, 14 और 13। ठीक है, 14 और 13 को गुणा करोगे तो आपको 182 मिलेगा और जोड़ोगे तो 27 मिलेगा। 14 और 13, ठीक, ये चिन्ह है। क्योंकि देखो, जोड़ने का चिन्ह है, लेकिन जब बाहर नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है। एक जोड़ा यहाँ से बनेगा, एक जोड़ा यहाँ से बनेगा। इस जोड़े से x ओवरनिस्ट आ जाएगा, यहाँ से 14 बचेगा। इस जोड़े से 13 ओवरनिस्ट आएगा, यहाँ से x, क्योंकि 13 बाहर आ गया। और यहाँ से देखो, प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि बाहर माइनस है, तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ 14 है तो यहाँ 14 ही आएगा। 182 में से 13 से भाग दोगे तो 14 बढ़ जाएगा। ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम आ रहा है। जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे, और जो आपने ओवरनिस्ट निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में। यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो x बराबर 14 आ जाएगा। दोनों ही आंसर हैं। यदि x बराबर 13 लोगे, देखो इसको 0 रखोगे तो माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा, 13 आ जाएगा। 2 आंसर आएंगे। ठीक है, 2 आंसर क्या आएंगे, ऐसे लिखोगे, केस 1, यदि x बराबर 14, अगर पहली संख्या 14 होगी तो द्वितीय संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स। एक्स कितना है, 14, घटा दो तो कितना आ जाएगा, 13। ये आंसर है। या फिर केस 2 आपका ये बन सकता है कि यदि x बराबर 13 ले लोगे तो द्वितीय संख्या क्या हो जाएगी, 27 माइनस एक्स, और 27 माइनस एक्स का 13 रख दोगे तो 14 आ जाएगा। ये आंसर आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से हो गया। आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। शानदार क्वेश्चन है सब। कह रहे हैं इन समीकरणों को हल कीजिए। ये जो समीकरण है इनको हल करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहला समीकरण है हमारे पास, ठीक है, ये पहला समीकरण है। और जो दूसरा है हमारे पास दे रखा है x/2। तो ढंग से दिया नहीं हुआ है समीकरण, यही आपके साथ खेल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, लॉसोपा ले लूँगा। 7 या 21 हो जाएगा, 3x 7y बराबर 5। 13 से गुणा कर दूंगा, इसके बट्टे में 1 लेके। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है। और 21 पंजे 105।
इसका क्या हो जाएगा, देखो 9×18, यहाँ से आ जाएगा 9x, यहाँ से आ जाएगा 2y बट्टे में, ठीक है ना। एक ले लिए, तिरछे गुणा कर दो, 9x माइनस के 2 है, ठीक है, माइनस के 2y गुणा कर दोगे, 8 छंग 48, ठीक है, 48 का 8, हासिल लगा 4, और 6 कम 6 और 4 12, 18 छंग 128, ठीक है। देखो 8 छंग 48 का 8 हासिल लगा 4, 6 कम 6 और 4 12, अगर गुणा नहीं आता है तो। अब विलोपन विधि से हल कर दो। समीकरण 3 व 4 से ऐसे लिख दो शॉर्टकट में। इधर 9 है, इधर इसे भी 9 बनाना पड़ेगा, तभी x हटेगा। तो 9 बनाने के किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से। समीकरण 3 में 3 से गुणा करना है और फिर हल कर देना है। 3 से गुणा करो, 3 3 9x, 7 3 21, 3 5 15, 3 1 कम 3। ये ऐसे कैसे ही रहेगा, दोनों ही प्लस के हैं, प्लस के होने पर घटाते हैं और माइनस चिन्ह बदल जाता है घटाने पर। घटा प्लस माइनस, 21 और 2 23 वही 8। देखो घटाएंगे हम, 15 में से 8 घटाएंगे, कितना जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ 0 हो गया, हासिल लेगा 10 में से 2 गया 8, और इसने यहाँ से 1 में से 2 में से 1 गया 187 बचेगा, ठीक है। तो 23 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। देखो अब कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा क्या, देखो काट के पूरा 7 बार जाता है क्या, 7 3 नहीं जा रहा है, कितनी बार जाएगा ये, 9 बार जाएगा क्या, 9 बार करके देखते हैं। 9 3 27, हासिल लगा 3, और 9 दूनी 18, 18 और 3, नहीं इतनी बार तो नहीं जाएगा। अब 187/23 आ गया है, ठीक है। भाग देना जगह जाता है तो, नहीं तो यहीं पे आंसर छोड़ दो, ठीक है। नहीं जा रहा है तो वहीं छोड़ दो। अब y का मान मिल गया, अब x का मान निकालने के लिए किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, ठीक है। समीकरण 3 से 3x + 7y बराबर कितना था, 105 था। x का मान कितना है, 187/23 + 7y, ये चीज़ है ना, उसको हल कर लेना है। 3 से गुणा कर दो, 3 7 21, हासिल लगा 2, 3 8 24 और 2 26, 3 1 कम 3 और हासिल का 2 5, ठीक है। अब देखो ये प्लस के इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। अब क्या करना है, इसके गुणा कर देनी है, 105 × 23 - 561/23 है ना। और ये 107 है, ये जो गुणे में था इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। अब इसको हल कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। गुणा भाग है, जोड़ घटाना है, ये तो आप कर ही सकते हैं। ये क्वेश्चन में हमारा आराम से बन जाएगा इस तरीके से। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे उस समांतर श्रेणी की प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d = 7 हो और 22वां पद 149 हो, ठीक है। ये क्वेश्चन बोला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 22वां पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि h22 हमें ज्ञात करना है। h22 का मतलब है कि हमारे पास n कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, और हमें बोला है कि d = 7 है। हमें क्या बोला, d = 7 है, और 22वां पद हमें 149 दे रखा है। तो हमें ए नहीं पता है, प्रथम पद नहीं पता है इस क्वेश्चन में, तो प्रथम पद निकालेंगे। 22वें पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, a + 21d, शॉर्ट ट्रिक है ना, जो जितना भी होता है वहाँ से कम करके लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ तो ऐसा a फिक्स होता है, a + 22 से कम करो 21d हो जाएगा,
ए का मान पता नहीं, डी का मान कितना है 7, गुणा करो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये प्लस का इधर के क्या हो जाएगा माइनस का। तो ए का मान कितना आ गया 2, ठीक है, ए का मान तो 2 आ गया। अब देखो डी का मान बताएं। अब एस एन सूत्र क्या होता है, एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। 22वां पद निकालना है, एन की जगह 22 रखेंगे, ए की जगह पे 2 प्लस 22 माइनस 1 और डी का मान कितना दे रखा है 7। हल कर लो, 11 2 दूनी 4 21 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यह आ जाएगा 151, ठीक है। इन दोनों की गुणा कर दोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए, इसको सिद्ध करना है या फिर इसको सिद्ध करना है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार आते हैं। तो बायां पक्ष लेके दायां पक्ष लाना है, ठीक है। तो ऐसे लिखोगे, बायां पक्ष लेने पर तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बट्टे में आ जाएगा कॉस ए, ठीक। अब क्या है कि कोई भी सर्व समीकरण नहीं लगती है तो हमें साइन कॉस में बदलना होता है, और ये पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है, काम आसान हो गया। अब क्या ले लो, लॉस ऑफ ले लो, इसकी गुणा इसके साथ कॉस गुणा कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और इसकी गुणा इसके साथ, जब दो चीज़ें समान होती हैं तो उसका क्या हो जाता है वर्ग। और आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। सो देखिए पहला वाला पद वैसे का वैसे, ए का वर्ग बी का वर्ग 2ab, बट्टे में जो चीज़ है वैसे का वैसे ही रखो, ठीक है। अब हमें पदों को व्यवस्थित करना है, इसको और इसको साथ में रखते हैं। एक का वर्ग 1 होता है, 2 एकम 2 साइन है, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो, ठीक है। नीचे हम कुछ नहीं कर रहे क्योंकि नीचे हमें कुछ चाहिए नहीं है क्वेश्चन में ना, तो वो कट जाएगा। देखना आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है 1, बस थीटा बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। 1 और 1 कितना होता है 2, ठीक है। ऊपर से उभयनिष्ठ क्या है 2 है, नीचे क्या है 1 प्लस साइन है, इधर क्या है कॉस है, इससे ये टर्म कट गया, है ना। ऊपर क्या आ गया 2, गुण में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, बट्टे में क्या है कॉस है, और आपको पता है 1 बट्टे कॉस है क्या होता है सेक ए, सूत्र है ये, और यही आपको प्रूफ करना था। आ गया राइट हैंड साइड के बराबर 2 सेक है, हो गया। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, इसको ये सिद्ध करना है। फिर से लिखोगे बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष ले लो, सेक ए प्लस 10a का वर्ग, इसको हल करके साइन में लाना है, ये दिख रहा है ना आपको। तो देखो कोई भी सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो आपको साइन का उसमें बदलना पड़ता है ना। सब सिखा रखा है एनसीईआरटी में। सेक को लिख सकते हैं हम 1 बट्टे कॉस, 10 को लिख सकते हैं हम साइन ए बट्टे कॉस, ऊपर वर्ग है। देखो जब नीचे समान होता है तो लॉस ऑफ वही आ जाता है, और जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसा ही लिख देते हैं।
ठीक है, वैसे के वैसे लिखते हैं। अब वर्ग है तो ऊपर भी वर्ग लगा लो अलग अलग, नीचे भी वर्ग लगा लो। हमें आंसर साइन में चाहिए, ये कॉस में आ रहा है नीचे, इस कॉस को हटाऊं। आपको पता है कॉस का मान साइन के पदों में क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, सर्वसमी का है। और 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। और आपको पता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, पहले मान रखते हैं। इसकी जगह पे पहले ये रखोगे, देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में ए प्लस बी, ये ए की जगह पर, ये बी की जगह पर है, ए माइनस बी कटा, इससे क्या बचा 1 प्लस साइन है बट्टे में 1 माइनस साइन है, राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में। कह रहे हैं उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कह रहे हैं आपके पास एक रेखाखंड है, मान लेते हैं रेखाखंड ये बिंदु ए है जिसके निर्देशांक है 6,-9, दूसरा बी है जिसके निर्देशांक है 4,6। इसके बीच में एक बिंदु पी है माना, और उसके निर्देशांक है x, y है, जो कि आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। और अनुपात क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 3:4। यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। ठीक है, तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है, ये m2 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक, कौन सा सूत्र लगेगा, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र आपको पता है क्या होता है, x के लिए क्या होता है, m1 x2 m2 x1, m1 प्लस m2 होता है। m1 कितना है 3, x2 कितना है 4, m2 है 4 और x1 है कितना 6। बस मान रखो, 7 या 12, 6 चक्को 24, 7। ठीक है, 4 और 2 6, 3, 36/7, ये आ जाएगा x। फिर y के लिए सूत्र क्या लग जाएगा, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ऊपर से देख के मान रखो, m1 का मान 3 है, y2 का मान 6 है, m2 का मान 4 है और y1 का मान -9 है। m1 प्लस m2, 6 × 18, 4 9 36, माइनस का माइनस के 18 बट्टे क्या जाएगा 7। तो अतः बिंदु क्या हो जाएगा, हमने x का y माना था, x का मान कितना है 36/7 और y का मान है -18/7 आंसर। तो ये होगा हमारा विभाजन बिंदु। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया आराम से। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं जानबूझ के नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ आप मेरे NCERT वीडियोस को देख लें। और मैंने हर एक चैप्टर करा रखा है, हर एक चैप्टर का हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही ना, आप ऐसे सर्च कर लोगे क्लास 10th एक्सरसाइज जो भी है आपका, यहाँ लिखोगे और आगे लिख दोगे बाई, चैनल का नाम मैथमेटिक्स एनालिसिस, तो आपको वीडियो एकदम ऊपर दिखेगी, सबसे पहली वाली वीडियो होगी। मैं हिंदी मीडियम को भी पढ़ाता हूँ, इंग्लिश मीडियम को भी पढ़ाता हूँ, आपको जिसमें भी देखना है आप देख लो। ठीक है, मैंने हर एक क्वेश्चन आराम से समझा रखा है, इजी तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। अगले प्रश्न में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आपके एक चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 आएगा, वो आपको बताना है। पहले चतुर्भुज बनाओ। ठीक है, A B C D, ए दे रखा है आपको 1,1,
बी दे रखा है 7, -3, सी दे रखा है आपको 12, 2 और डी दे रखा है 7, 21। आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, इसका भी एक सूत्र होता है। नहीं तो अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है ना, उससे भी काम चल जाएगा। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना और फिर ए सी डी का निकालना है ना। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 है ना। सूत्र आपको पता होना चाहिए। अंदर आता है x1 y2 - y3 x2 y3 पे ख़त्म हुआ, y3 - के y1, फिर x3 y1 पे ख़त्म हुआ, y1 - के y2। तो देखो अगर ए बी सी का निकालोगे, ए बी सी निकालोगे, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जोड़ोगे तभी आपको एक चतुर्भुज मिलेगा। x1 कितना, 1, चिन्हों का ध्यान रखना। y2 है -3, y3 है 2, x2 है 7, y3 है 2, y1 है 1, x3 है 12, y1 है 1 माइनस, y2 है -3, तो ये +3 हो जाएगा। हल करते हैं, -3 और 2 -5 का -5, यहाँ से प्लस के साथ 4, 12 चौके 48, तो ये कितना हो जाएगा, 55। 55 में से 5 घटाओगे 50 आ जाएगा। 50 का आधा कितना आ जाएगा, 25। ये इतने भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 25। अब हमें निकालना है ए सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, सूत्र वही है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 होगा। अब चाहो तो लिख सकते हो नीचे ऐसे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, है ना, तो आपको ध्यान में रहेगा। मान रखता हूँ x1 1, y2 है 2, ठीक है, फिर क्या था, y3 कितना है 21, प्लस x2 है 12 और y3 है मेरा 21, y1 है मेरा 1, फिर मेरा x3 है 7, फिर क्या था फॉर्मूला, y1 है 1 और y2 कितना है मेरे पास 2। देखो घटाएंगे, 21 में से 2 घटाएंगे, -19, 19, 20 गुणा 12, 12 दूनी 24, है ना, प्लस के 240 आ जाएगा और यहाँ से माइनस के 7 आ जाएगा। ठीक, सो देखिए 240 ये आ जाएगा 26 माइनस के बट्टे में 2, घटाओ 10 में से 6 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचा 144 है, 244, 214, 44 बोल रहा हूँ, काटो 2 1 कम 2, 2 7 14। देखो अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ दो, 25 + 107 क्या आ गया, 132 यूनिट वर्ग। ठीक है, ये आ गया आंसर, यही आपको सिद्ध करना था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगले प्रश्न जो है, ये वाला जो प्रश्न है 23वां नंबर, ये प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन है। आप खुद देख लेना एनसीईआरटी वीडियोज़ में, क्वेश्चन नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 10वां क्वेश्चन है ये, मैं भी ये भी बता दे रहा हूँ, तो आप इसको वहाँ पे जाके मिल जाएगा आराम से, ये चित्र दिखेगा आपको। ठीक है, फिर ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये आपके प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन है, ये आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर ये जो 25 है, इसे भी मैं बोल दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका मिल जाएगा आपको 12.3 में, एकदम आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप आराम से वहाँ से जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। आप बोलेंगे सर आप तो सर ऐसे ही बोल रहे हो, करा क्यों नहीं रहे? इनको देख लेना, बाकी मैं करा दे रहा हूँ। ठीक है, ये इजी है तभी छोड़ रहा हूँ, टफ होते तो मैं अभी यही कर देता। अब आते हैं अथवा वाला, मैं करा दे रहा हूँ थोड़ा सा जो आपको अजीब लग सकते हैं। कह रहे हैं एक लंबवृत्तीय शंकु है, ये मेरे पास शंकु है। शंकु 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और उसके आधार की जो त्रिज्या है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। इस शंकु को पिघलाकर एक गोले के रूप में बनाया जाता है, एक गोला बनाया जाता है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए, ये व्यास ज्ञात करना है। और व्यास आपको पता है त्रिज्या की डबल होती है, तो माना इसकी त्रिज्या कितनी है? 8 है। ठीक है, यानी कि इस शंकु से ये गोला बनाया जाता है, यानी कि शंकु का जो आयतन होगा गोले के आयतन के बराबर होगा। देखो h हमें 8 दे रखा है, r हमें 2 दे रखा है, दिया है करके लिख लेना। चूंकि शंकु का आयतन किसके बराबर होगा? गोले के आयतन के। सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका होता है 4/3 पाई r³। इसकी त्रिज्या हमने r मानी है। इधर पाई है इधर पाई है, कैंसिल आउट, इसके बट्टे में 3 इसके बट्टे में 3 कैंसिल आउट। इधर त्रिज्या क्या है? 2, h क्या है? 8, 4, और मेरे पास r 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, इसकी घात 2 इसकी घात 1। गुणा में घातें जुड़ती हैं, घातों की तुलना कर दोगी, इसकी भी घात 3 है इसकी भी घात 3 है, तो r का मान कितना हो जाएगा? 2। सो व्यास d क्या होता है? त्रिज्या का डबल। तो इसकी त्रिज्या 2 आई है, तो व्यास कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये आ गया आंसर, इतना आसान था। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला जो प्रश्न है ये 26वां में, ये जो प्रश्न है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, ये वाला और ये वाला, खासतौर पे जो अथवा में है ये क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, हर बार आता है, हर बार आता है।